नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के दूसरे भाग में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों क्रिया के स्वरूप को जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से जो है क्रिया की जो रचना है इसका वर्गीकरण जो है अलग अलग रूपों और स्वरूपों में हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो सभी व्याकरणों में अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि इसका जो है बहुत लंबा चौड़ा जो है विश्लेषण किया गया है। तो हम उसको समावेश करके जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने पिछले भाग में पढ़ा कि क्रिया क्या होती है, तो काम के करने को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो रूप आते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया का जो है वो पिछले भाग में ही लोप हो गया है, अर्थात वो खत्म हो गई है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जहाँ कर्म का उल्लेख नहीं किया जाता है, जो क्रिया बिना कर्म की होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे बोलने से पता लगता है। और सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के साथ। ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ की ओर विशेष ध्यान रखना है कि सकर्मक क्रिया के जो है आगे अलग अलग भेद हैं। कितने प्रकार की क्रिया होती है, इसके रूपों के बारे में हम समझेंगे। तो रचना की दृष्टि से भी क्रिया के भेद हैं। अब रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं, तो प्यारे बच्चों रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार हैं, एक रूढ़ है और दूसरा यौगिक है। ये रूढ़ क्या होता है, हम रूढ़ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो रूढ़ क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया की रचना धातु से हो वह रूढ़ क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए लिख धातु से लिखना, पढ़ धातु से पढ़ना, पी धातु से पीना। आपके ध्यान में इस चीज़ को लाना चाहता हूँ कि जब संस्कृत में हम आपको पढ़ाते हैं कि गम धातु लिखो, तो गम धातु का मतलब होता है जाना। वैसे ही यहाँ पर भी रूढ़ क्रिया में दिया गया है कि लिख धातु लिखने में आ रहा है, लेकिन पढ़ धातु पढ़ने में आ रहा है और पी धातु पीने में आ रहा है, तो गम धातु जाने में आता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि गच्छति गच्छता गच्छन्ति। वैसे ही इसी स्वरूप में जो है अलग अलग रूप आते हैं रूढ़ क्रिया में। आगे है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया क्या होती है, तो ऐसी क्रिया जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों से होती है। तो यौगिक क्रिया का आपने ध्यान रखना है कि ऐसी क्रिया जिसकी रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहलाती है या कहते हैं। उदाहरण के लिए अब लिखना है तो लिखवाना यौगिक, बड़बड़ाना, आते जाते रहना, पढ़ना पढ़वाना आदि यौगिक क्रिया है। यौगिक का मतलब होता है वैसे समावेश। किसी चीज़ का जब समावेश हो जाता है तो वो यौगिक रूप में आता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, तो यौगिक क्रिया का वो स्वरूप बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको भी बताया कि जो हमने क्रिया की है वो थी अकर्मक और सकर्मक। तो अकर्मक क्रिया का जो है वो लोप पिछले अध्याय में हो चुका है। अब सकर्मक क्रिया के बारे में हमने बताया था, लेकिन मैंने इसके भेद आपको नहीं बताए थे। तो सकर्मक क्रिया के कितने प्रकार हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरी जो है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है और द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, जैसे बोलने से पता लग रहा है इसमें कर्मों को ले किया जा रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में जो है अलग अलग रूप हैं, आपको पता चल जाएगा। एक कर्मक क्रिया में कर्म का जो है वो स्वरूप बताया गया है। ये कर्म क्रिया है। तो ये कर्म क्रिया पहले मैं अपने आसान शब्दों में बता रहा हूँ कि जहाँ पर एक ही कर्म का उल्लेख किया जाए, जो काम करने वाला है, जो एक ही कर्म करता है, क्रिया जो है वो एक के द्वारा ही की जा रही है, उसे एक कर्म क्रिया कहते हैं, अर्थात एक ही काम किया जाता है। जिस तरह से एक कर्म क्रिया में जिस क्रिया का एक ही कर्म हो वह एक कर्म क्रिया कहलाती है, आप यहाँ देख सकते हैं। और इसमें जो है जैसे उदाहरण दिया गया है, उदाहरण क्या है, बच्चों ने मंच बनाया। बच्चों ने क्या बनाया, मंच बनाया। प्रश्न क्या उठता है, क्या बनाया, उत्तर आया मंच बनाया। नानी ने चॉकलेट दी। अब प्रश्न उठता है कि क्या दी, चॉकलेट दी। अगर हम ऐसे बोलते कि बच्चों ने बनाया, अब क्या बनाया, इसलिए प्रश्न बन रहा है कि मंच बनाया। प्रश्न हम पूछ रहे हैं बच्चों ने बनाया, तो वो क्रिया नहीं होती, लेकिन एक ही काम किया जा रहा है। मंच जो है, अगर हम देखें तो मंच जो है वो अपने आप में एक ही कर्म किया जा रहा है बच्चों के द्वारा, सिर्फ बनाया गया लेकिन मंच। और नानी ने क्या दी, चॉकलेट दी। तो इसलिए ये एक कर्म क्रिया का ही उदाहरण है। दूसरा आता है आपका द्विकर्म क्रिया। तो द्विकर्म क्रिया क्या होती है, द्वि का मतलब जैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में पढ़ते हैं, उसी स्वरूप में द्वि का मतलब होता है दो। बोलने से पता लग रहा है, तो द्वि का मतलब हुआ
दो। तो प्यारे बच्चों, जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आपने ध्यान से इसको समझना है और सुनना है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाता है। अब इसको आप ध्यान से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा कि द्विकर्म क्रिया किसे कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या तथा किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न किया जाए। क्या और किसको, किसे हम प्रश्न लगा जो है उसको किसको लगाकर प्रश्न करेंगे। अब उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, आप देख सकते हैं। उदाहरण है, माँ ने शोभा को उपहार दिए। प्रश्न क्या दिए, उत्तर है उपहार दिए। प्रश्न किसे दिए, उत्तर शोभा को दिए। तो इस उदाहरण में जो है सीधा सा स्पष्ट हो रहा है, द्विकर्म क्रिया का जो उदाहरण है इसमें बताया जा रहा है कि माँ ने शोभा को उपहार दिए और अलग अलग यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं। तो शोभा को दिए उपहार। प्रश्न है क्या दिए, उत्तर है उपहार दिए। प्रश्न किसे दिए गए, शोभा को दिए गए। तो रचना के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको समझना है कि रचना के आधार पर हम क्रिया के भेद कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया, दूसरा आता है संयुक्त क्रिया, तीसरा आता है नाम धातु क्रिया और चौथा आता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है आपका पूर्वकालिक क्रिया। तो हम इन एक एक भेदों के बारे में जो है समझेंगे। रचना के आधार पर जो है सबसे पहले जो है सामान्य क्रिया है। तो सामान्य क्रिया में जो क्या है, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। जरा ध्यान दें और इसको ध्यान से समझिए। सामान्य का मतलब होता है एक नॉर्मल रूटीन में चलना, कि जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वह सामान्य क्रिया होती है। एक ही क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे मैंने आम खाए, मैंने क्या खाए, आम खाए। चोर डरकर भागा, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, प्रधानमंत्री जी विदेश गए। तो मैंने आम खाए एक उदाहरण इसका है, खाए। तो यहाँ इसको हरे रंग से जो है बताया गया है। चोर डरकर भागा, माँ ने भिखारी को भोजन दिया, प्रधानमंत्री विदेश गए, ये सामान्य क्रिया के उदाहरण हैं। अब जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होगा तो उसको इसी स्वरूप में जो हम समझाएंगे। लेकिन अगले स्वरूप में जो है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया का समायोजन कहाँ होता है। संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं। वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हैं, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब संयुक्त क्रिया जैसे कि शेखर लिख रहा है, मुख्य क्रिया क्या है और लिखना जो है वो क्या है। रेलगाड़ी लगातार चलती गई, मुख्य क्रिया है। दूसरा रंजक क्रिया। ये रंजक क्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ। तो शेखर लिख रहा है, एक वाक्य आपको दिया गया, शेखर लिख रहा है। तो शेखर लिख रहा है, लिखना जो है वो मुख्य क्रिया हो रही है। शेखर रहा है, हमें नहीं पता क्या कर रहा है। हम बता सकते हैं कि दौड़ रहा है, खा रहा है, नहा रहा है, कुछ भी है। और उसी में हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये अकर्मक है सकर्मक है। जब भी आपको कोई भी प्रश्न दिया जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान रखना है कि क्रिया कौन सी है, कि ये क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। अकर्मक होगा जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि उठना बैठना नहाना सोना रोना इत्यादि, वो अकर्मक होता है बिना कर्म के। लेकिन जिसमें कर्म का उल्लेख होगा उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर रंजक का मतलब क्या हुआ, सहयोग देना। रंजक क्या कर रहा है यहाँ पे कि शेखर लिख रहा है, लेकिन रंजक दूसरी क्रिया बनी है। इसकी अनुभूति के लिए जो है मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया के साथ दूसरी जो है वो रंजक क्रिया है। दूसरा उदाहरण है, रेलगाड़ी लगातार चलती गई। रेलगाड़ी लगातार चलती गई। अब इसमें मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया क्या है, चलना। जैसे ऊपर है लिखना, लिख रहा है। तो अब यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है, चलना। लेकिन रेलगाड़ी लगातार चलती चली गई। अब चली गई जो है वो रंजक क्रिया का उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, हमें इस चीज़ को समझना है कि किस तरह से इन उदाहरणों के द्वारा जो है आपको बताया गया है और आप उसको कैसे कर रहे हैं और समझ रहे हैं। तो यहाँ तक जो है हमने इसके रूप को किया। इसी में क्रिया के अगले तीसरे भाग में जो हम आपको बताएंगे कि इसके अगले जो है वो रूप किस तरह से जो है वो उनमें बदलाव आता है और कैसे कैसे जो है क्रिया के द्वारा जो है हम उसका सही रूप से अनुमोदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो बताया है आप उसको लिखेंगे, ध्यान से समझेंगे और
अगले तृतीय भाग में जो हम इसके अगले विस्तृत रूप से जो है आपको बताएंगे। धन्यवाद।